तो कैसे हैं मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे यार और हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है आपके लिए और खास करके उन बच्चों के लिए जो 2025 में नीट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। एक्चुअली फॉर्म आने वाला है, नीट का फॉर्म बहुत ही कम समय बचा हुआ है फॉर्म आने में। तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 2025 में नीट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं और खास करके उन बच्चों के लिए जो जिनका 2025 का एग्जामिनेशन पहली बार है, यानी कि फर्स्ट टाइम नीट में वो बैठने वाले हैं। तो जब आप नीट एग्जामिनेशन में बैठोगे उसके पहले तो फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म भरने के लिए आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि नीट के फॉर्म भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि नीट का जितना भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको पता चल जाए, फॉर्म भरते समय आपको किसी प्रकार का परेशानी ना हो। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं जो नीट 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एज लिमिट क्या क्या होने वाला है, कौन से बच्चे जो है वो नीट में बैठ सकते हैं और 12th में क्या परसेंटेज होना चाहिए। कैटेगरी वाइज मैं बात करूंगा, अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी है तो आपका कैटेगरी में के अनुसार 12th में परसेंटेज कितना होना चाहिए और कुछ बात करूंगा मैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं एज लिमिट के बारे में। तो अगर बात किया जाए एज लिमिट का, तो अगर एज का बात करते हैं तो लोअर एज जो है वो 70 ईयर होना चाहिए टिल 31 दिसंबर 2025 तक। ओके, 17 साल के नीचे वाले बच्चे जो है वो नीट में प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं, नीट में नहीं बैठ सकते हैं, नीट का एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं। और अगर अपर लिमिट का बात किया जाए तो अपर लिमिट कोई अपर लिमिट नहीं है, आप जब तक चाहो तब तक नीट का फॉर्म भर सकते हो। अपर लिमिट का कोई भी यहाँ पे लुच्चा नहीं है, सिंपल सी बात है। और लोअर लिमिट जो है वो 70 ईयर है, 17 साल आपका मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। ओके, अब मैं बात करने वाला हूं कि कौन से बच्चे जो हैं वो नीट में बैठ सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो बच्चे 12th अपीयरिंग हैं, यानी कि इसी बार 12th का एग्जाम दिए हैं, वो बच्चे 12th में नीट एग्जाम में बैठ सकते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी 12th पास कर चुके हैं वो भी बैठ सकते हैं। मिनिमम एज 70 ईयर होना चाहिए। जिन बच्चों का मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है वो तो बैठ ही सकते हैं, लेकिन साथ में आपका इंग्लिश होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर इंग्लिश नहीं है, आपके जो भी सब्जेक्ट है 12th के सब्जेक्ट में अगर इंग्लिश नहीं है तो आप नहीं एग्जामिनेशन दे सकते हैं, इंग्लिश होना जरूरी है। और अगर आप मैथ्स स्टूडेंट हैं लेकिन एक्स्ट्रा में आपने बायोलॉजी ले रखा है, यानी कि पी, सी, बी और एम, अगर बायोलॉजी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है यानी कि एक्स्ट्रा में आपने ले रखा है लेकिन साथ में इंग्लिश होना जरूरी है, तब आप नीट में अपीयर हो सकते हैं, अन्यथा अपीयर नहीं हो सकते हैं। ओके, तो 12th अपीयरिंग वाले बच्चे अपीयर हो सकते हैं, 12th पास वाले भी अपीयर हो सकते हैं। पीसीबी यानी कि जिनका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है वो तो अपीयर हो ही सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों का एक्स्ट्रा में बायोलॉजी है और मेन सब्जेक्ट मैथ है वो भी अपीयर हो सकते हैं, एकदम नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मैं बात करने वाला हूं उन बच्चों का जो 12th में कितना परसेंट लेकर आएंगे तब वो एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों का। तो अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कम से कम 50% होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश होना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। अगर इंग्लिश नहीं है तो आप एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो सकते। दूसरी बात, यहाँ पे इंग्लिश का जो मार्क्स है वो 50% में इंक्लूड नहीं होगा। ओके, 50% में केवल और केवल 3 सब्जेक्ट का मार्क्स इंक्लूड होगा, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इस बात का ध्यान रखना। ओके, अब मैं आपको इसे एक बहुत ही आसान तरीका से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए फिजिक्स जो है वो 100 मार्क्स का है, केमिस्ट्री 100 मार्क्स का है और बायोलॉजी भी 100 मार्क्स का है, और ये तीनों मिला दो तो हो जाएगा 300, और 300 में कम से कम आपको 150 नंबर लेकर आना जरूरी है, तब आप बैठ सकते हो, अन्यथा एग्जामिनेशन में आप नहीं बैठ सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करूंगा उन बच्चों का जो बच्चे ओबीसी, एसटी या एससी या पीडब्ल्यू कैटेगरी से आते हैं। ओके, तो उनका भी इंग्लिश होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ इंग्लिश होना कंपलसरी है। इंग्लिश होगा तभी आप बैठ सकते हैं, लेकिन अगर परसेंटेज का बात किया जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों को मिला दो तो तीनों मिला के 40% आपका मार्क्स आना चाहिए एग्जामिनेशन में, तब आप एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं, अन्यथा अपीयर नहीं हो सकते हैं। ओके, ये बात है उन बच्चों के लिए जो ओबीसी, एसटी या एससी कैटेगरी के हैं, उनके लिए 40% फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिलाकर आना चाहिए, कंपलसरी। अब मैं बात करूंगा उन बच्चों का जो जनरल या ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए। तो उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश होना जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और तीनों मिला दिया जाए तो उनके लिए 45% मार्क होना जरूरी है। अगर 45% मार्क नहीं होगा पीडब्ल्यू के कैटेगरी के बच्चों का तो आप एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते हैं। ये क्राइटेरिया है 2025 नीट एग्जामिनेशन का। मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टार्टिंग से मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूं कि एज लिमिट जो है वो लोअर लिमिट 17 साल है, अपर लिमिट नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर बात किया जाए कौन से बच्चे इसमें अपीयर होंगे तो 12th अपीयरिंग वाले बच्चे अपीयर होंगे, 12th पास वाले बच्चे अपीयर होंगे,
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश ऑप्शनल है, अगर इंग्लिश नहीं होगा तो वो अपीयर नहीं हो पाएंगे। और जो बच्चे मैथ मेन सब्जेक्ट है मैथ और वो बायोलॉजी ऑप्शनल में रखे हैं वो भी एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूं परसेंटेज का, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला दिया जाए तो 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, और इंग्लिश मार्क्स इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। और एसटी, एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यू का बात किया जाए तो इन बच्चों का जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है उनमें मिला दिया जाए तो 40% मार्क्स होना चाहिए, इंग्लिश कंपलसरी है, ओके। और जनरल ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी का बात किया जाए तो तीनों मिला के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 45% मार्क आना चाहिए, और यहाँ पे इंग्लिश भी इनके लिए जरूरी है। तो मेरे ख्याल से क्या क्या क्राइटेरिया है इस बार का आपको पता चल गया होगा। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, और पढ़ते रहिए, डॉक्टर बनकर हमारे देश का नाम रोशन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।